नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल ही निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री, जिन्होंने सतत 7वीं बार केंद्रीय बजट है वो प्रस्तुत किया है। मोदी सरकार की अगर बात करें तो उनका एक तीसरा टर्म है और निर्मला जी का जैसे 7वां बजट था। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, धंधा रोजगार के लिए, उद्योगों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए जो भी योजनाएं लागू की गई, कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो आज बजट के बारे में विस्तार से समझेंगे। बजट कैसा रहा, क्या क्या योजनाएं नई लागू होगी, कौन कौन सी योजना है जिसके लिए सरकार का विशेष भार रहेगा। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र पंडित जी, जो कि जाने माने राजकीय विश्लेषक है। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जिस प्रकार से मैं बात कर रहे हैं बजट की अगर एनालिसिस देखा जाए तो काफी सारे, जैसे सरकार है तो वो तो हमेशा कहे कि हमने ये प्रयास किए हैं इस बजट में, तो वैसे ही विपक्ष का हमला भी हमें देखने को मिला। जैसे कांग्रेस की ओर से ये कहा गया था कि ये तो कुछ योजनाएं ऐसी है जैसे इंटर्नशिप वाली जो हमारे मैनिफेस्टो की कॉपी की है। तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी कुछ आया है। सबसे पहले आपके प्रतिभाव जानना चाहूंगा बजट के बारे में। देखिए, ये जो बजट है मोदी सरकार का, मतलब एनडीए गवर्नमेंट का पहला बजट तीसरे टर्म में, ये पॉलिटिकल बजट नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ये इकोनॉमिक बजट है। अच्छा, ठीक है, उन्होंने 2 राज्यों को, आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल पैकेज दिया है और उसकी काफ़ी पुरानी उनकी डिमांड भी थी। लेकिन जहाँ तक इस बजट की आत्मा का सवाल है, मतलब जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है, फॉरवर्ड प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा लगता है। जो सबसे ज़्यादा प्रभाव इस बजट में दिया, मतलब भार दिया गया है, वो युवाओं की स्किल ट्रेनिंग पर, मतलब अप स्किलिंग पर दिया गया है, जिससे वो केवल डिग्री प्राप्त करके रोजगार न मांगे, बल्कि अपनी स्किल बढ़ाकर अच्छे रोजगार की तरफ जाएं। जी जी जी, ये इस बजट का सेंट्रल आइडिया है, ऐसा मुझे लगता है। और इसका जैसे उन्होंने बताया कि 3-4 करोड़ लोगों को इसमें, युवाओं को फायदा होगा। इंटर्नशिप योजना अगले 5 साल में उनको इंडस्ट्री के साथ में उनका अलाइनमेंट करके, उनको स्टाइपेंड देकर उनको इस लायक बनाया जाएगा कि वो अच्छे रोजगार की तरफ जाए, बजाय ये कि छोटे मोटे रोजगार की तरफ जाए। ये इसका सेंट्रल आइडिया है। इससे जो भारत जो 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, प्रयास कर रहा है, उसमें इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा सर, एक बात तो ये भी है कि जो टैक्स स्लैब है उसमें कुछ फर्क दिया गया है, और जैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर जो मिडिल क्लास है उनको फायदे की एक बात सामने आई है। तो वहीं जो मिडिल क्लास है उनका कहीं ये भी सोचना है कि हमने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया था लेकिन उस हिसाब से बजट में नहीं है। तो जो टैक्स स्लैब जो फर्क उसमें आया है, कैसे देखते हैं आप? हाँ, टैक्स स्लैब में जैसे उन्होंने 7.5 लाख तक का वो अलग अलग उन्होंने स्लैब्स बनाए हैं। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप ये देखिए कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए या शॉर्ट टर्म गेन चाहिए। जी, अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए तो उसमें सरकार ने कम दिया है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, उसमें सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और मुझे विश्वास है कि जो 3rd जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, जब बजट रिलीज हुआ उसमें एक बात ये भी आपने भी जैसे कहा कि जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उसके लिए कुछ विशेष भार है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि मोदी गवर्नमेंट पार्ट 1 और 2 में भी हमने देखा कि उनका काफी ऐसा प्रोसेस रहा है कि जो स्टार्टअप है उसके लिए जो युवा है वो आगे आए, और उसमें हमें काफी जंप भी देखने को मिला है। तो इस बजट से ये जो बात है स्टार्टअप के डेवलपमेंट की, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, एक बात है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा हर एक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, वैसे वैसे सरकार में नौकरियों की संख्या कम होती जाएगी। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे काम जो पहले लोग करते थे अब वो मशीनें करेंगी, कंप्यूटर्स करेंगे, उदाहरण के लिए।
अब जो हमारे युवा हैं, जो तैयार हो रहे हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, जो स्किल डेवलपमेंट उनका होने वाला है, उनको प्राइवेट सेक्टर की तरफ ले जाना है। एक तो ये उद्देश्य इस सरकार का है। दूसरा, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर, जी, सभी को रोजगार नहीं दे सकते, सभी को नहीं दे सकते। तो तीसरा जो कदम सरकार ने उठाया है वो ये है कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। एमएसएमई सेक्टर आज भी भारत की इकोनॉमी का 45 से 50% लोगों को रोजगार देता है जी। ये एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़ा सेक्टर है, दैट इज एमएसएमई। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जैसे जैसे लोग इस तरफ बढ़ेंगे, एमएसएमई की तरफ रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी जी। और एक बात हमें याद रखना चाहिए कि एमएसएमई सेक्टर न सिर्फ 45% या 50% लोगों को रोजगार देता है पूरे देश में, बल्कि एक्सपोर्ट में भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो एमएसएमई सेक्टर में ही बनती है और वहीं से वो एक्सपोर्ट होती है। तो जैसे जैसे एमएसएमई सेक्टर आगे बढ़ेगा, एक्सपोर्ट आगे बढ़ेगा, रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे मोदी जी ने भी कहा है कि जो हमारी मुद्रा योजना है उसके तहत नए नए जो युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको लोन बढ़ाया जाए। पहले 10 लाख तक था, अब शायद 20 लाख डबल किया है। हाँ, उसमें भी उन्होंने डेरिवेट वगैरह काफी दिए हैं। तो उसके कारण सरकार की योजना ये है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में एमएसएमई सेक्टर को खड़ा किया जाए एज द थर्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। ये सरकार की योजना है और इसके लिए ही उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के अलावा स्टार्टअप, जैसे आपने बताया, स्टार्टअप और उसके अलावा जो युवा लोग हैं वो स्वरोजगार की तरफ बढ़े, इसके लिए उन्होंने मुद्रा योजना की आगे बढ़ाया, मतलब उसमें लोन लिमिट आगे बढ़ाई है और उससे मतलब कह सकते हैं कि युवाओं को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। चलो, बिल्कुल, क्योंकि आज के जमाने में अगर हम चाहेंगे कि 5 या 10 लाख में तो जितना मतलब टफ है, और अगर वो अभी रकम डबल की जा रही है तो बिल्कुल वो लोग भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे आएंगे। क्योंकि कोई भी छोटी मोटी इंडस्ट्री हो या माइक्रो इंडस्ट्री हो, वो कम से कम 2 लोगों, 4 लोगों, 6 लोगों को रोजगार देती है, पक्का है ना। तो अगर आप 20 लाख का लोन लेते हैं, मान लीजिए, और उसमें आपको 4-5 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो गवर्नमेंट मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए, जैसे उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना पिछली बार लगाई थी, शुरू की थी, उसको गवर्नमेंट और आगे बढ़ाना चाहती है। तो जीआई टैग वगैरह भी, हाँ जी। तो ऐसी ये सारी योजनाएं एक दूसरे से संबंधित हैं, मतलब कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इन सब का अगले 5 साल में काफी फर्क पड़ेगा, जब हम भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की सोच रहे हैं। बिल्कुल, तो उसमें ये बड़ा रोल प्ले करेगा। सर, जिस प्रकार से विश्व में अभी जो स्थिति है, तो हमेशा कहा जाता है कि जो भी देश है उसके पास कितना सोना है उसके ऊपर भी आधार रखा जाता है। अब इस बजट में अगर बात करें तो सोने पे जो ड्यूटी है वो कम की है। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का हर एक व्यक्ति, खास करके महिला ऐसी होगी कि जो सोना मतलब एक उसका प्रेस्टीज गिनती है कि मेरे पास इतना सोना है, या प्राउड फील करती है। अब जो टैक्स में कुछ राहत दी है गोल्ड में, तो क्या फर्क पड़ेगा, या जो गोल्ड हम इंपोर्ट करेंगे तो देश पे क्या असर पड़ेगा? आप देखिए, कुछ दिनों पहले आपने ऐसी खबरें पड़ी होगी कि रिजर्व बैंक ने 100 टन सोना इंग्लैंड से वापस मंगाया है। जी, गिरवे रखा था, वो मंगाया है। इसके अलावा भारत में अगर देखा जाए तो शायद इस तरह की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट्स मैंने कुछ साल पहले पढ़ी थी कि भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना भारत में, भारत एक मात्र देश है जिसमें सबसे ज्यादा सोना लोगों के घरों में है जी, मंदिरों में है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में है। और ये जो आपने बताया कि गोल्ड पर ड्यूटी कम की है गवर्नमेंट ने, इसका फर्क ये पड़ सकता है कि अपने घरों में भी अब लोग ज्यादा सोना रखने की कोशिश करें, कम से कम खरीदेंगे उसको, रखेंगे, भले गहना ना बनाए, लेकिन खरीद के जरूर रखेंगे। बिल्कुल। और अगर खरीद के रखा भी है तो जब इंडिया का माहौल जानते हैं कि जैसे भी शादी प्रकार के जो फंक्शन होते हैं, तो उस टाइम उसका फिर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसके अलावा एक चीज और है जी, कि जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका का डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। हाँ। उसका एक बड़ा कारण था कि वहां पर गोल्ड बहुत था जी,
अब जैसे जैसे हम डी डॉलर है, जैसे मतलब डॉलर के मुकाबले में हम रुपी को स्थापित करना चाहते हैं या दूसरी एक करेंसीज भी आ रही हैं, तो जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना होगा उसकी करेंसी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। बिल्कुल, ये भी एक मुझे संभावना लगती है। हाँ, अच्छा सर, एक बात यह है कि जब अभी भारत की हम बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत जो सरकार भी उसे बार बार बढ़ावा देती है, और जैसे हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब ऐसा है कि इंडिया की अगर बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति की अगर बात करें तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी के पास मोबाइल या फिर स्मार्टफोन ना हो। और इस बीच जो खबर आई है कि फोन और चार्जर पे मोबाइल फोन के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 20% थी जो घटाकर 15% हुई है, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, इससे निश्चित मोबाइल फोन का मार्केट बढ़ेगा, सेल ज्यादा बढ़ेगा। मतलब जो लोग अभी मोबाइल फोन, जिसको मान लीजिए कोई 20,000 का खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास 15,000 रुपये ही है, तो वो 5,000 रुपये कहाँ से लाएगा? हाँ। तो वो अगर वो फोन 15,000 रुपये का हो जाता है तो वो खरीद लेगा। हाँ। तो ये परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और ये इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने का एक कारण ये जो पार्ट्स के बारे में बताया, कस्टम ड्यूटी वगैरह, कि हम लोग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ सस्ता करना चाहते हैं। हाँ। ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। बिल्कुल, और एक्सपोर्ट के जरिए डोमेस्टिक कंजप्शन भी बढ़ेगा। हाँ। और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। और साथ अगर देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो क्योंकि अभी तो हर अगर सिटी की बात करें तो हर 1 किलोमीटर में कम से कम 2 से 4 आपको मोबाइल की दुकान दिखेगी, मतलब रोजगार को भी बढ़ावा होगा। हाँ, बिल्कुल। इससे मोबाइल फोन जो पहले लोग 5 साल में बदलते हैं वो 3 साल में बदलेंगे, ये भी फर्क पड़ेगा। तो मोबाइल नया अपग्रेडेशन आएगा, लोगों में ज्यादा खरीदी होगी। बिल्कुल, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा रूफटॉप योजना, जिसपे सोलर हम टेरेस पे लगाते हैं, उस पर भी विशेष भार दिया गया है, तो क्या कहना चाहते हो? तो उनका कहना है कि इससे मतलब हर महीने कम से कम 300 यूनिट बिजली पैदा होगी और सरकार को उतना भार कम होगा। इस प्रकार से देखते हैं। और साथ ही एक बात ये भी है कि सोलर से जुड़े जो उनके पार्ट्स बनाने वाले हैं, सोलर की पैनल बनाने वाले हैं, उस उद्योग को एक तो बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही मैं ये भी आपको पूछ लेता हूँ कि करीब और 3 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाने का आयोग है, तो किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सीमेंट, उसमें जो लेबर जुड़े हुए, किस प्रकार से देखते हैं आप? ये बात सही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 3 करोड़ नए मकान बनेंगे, उसके कारण देश में सीमेंट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में दूसरी जो चीज़ें लगती है उनका मार्केट बढ़ेगा, ये भी इसमें कोई शक ही नहीं है। और जैसे जैसे ये मकान बनेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट खास तौर से 11 लाख करोड़ कुछ खर्च कर रही है अगले 5 साल में जी। तो जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्शन का और हाईवेज वगैरह, एयरपोर्ट, इनका जो काम बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, तो इस सेक्टर में रोजगार की संभावनाएं और बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा रोजगार जो पैदा करना चाहती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में करना चाहती है। हाँ। तो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट भी होगा, और इंफ्रास्ट्रोक्चर डेवलप हो रहा है तो फिर जो अलाइड बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं, कोई पाइप बनाता है, कोई सीमेंट बनाता है, हर एक को रोजगार, हर एक को, कोई कारपेंटरी का काम करता है, सबको रोजगार मिलेगा। सर, जब हम प्रधानमंत्री की बात करते तो अक्सर कहते हैं कि मुझे रेलवे से बचपन से लगाव है, क्योंकि वो बचपन से रेलवे से जुड़े हुए थे। जब हम चाय की भी बात करते तो वो हमेशा कहते कि मेरा बचपन इस प्रकार से गुजरा है। तो रेलवे के लिए विशेष मतलब एक जगह है उनके दिल में, और यह तो उन्हीं का तीसरा बजट है, मोदी गवर्नमेंट का तीसरा बजट है। उसमें भी काफी बदलाव हमने देखे, जिस प्रकार से वंदे भारत की अगर हम बात करें, अभी वंदे भारत स्लीपर कुछ ही दिनों बाद उसको भी लॉन्च करेंगे। तो रेलवे में खास प्रकार से बजट में क्या प्रावधान या कुछ नया? देखिए, इसमें आप देखिए पिछले मंत्री भी वही है, हाँ, अश्विनी वैष्णव जी है। पिछले 3-4 साल में ऑलरेडी रेलवे में काफी बदलाव हो चुके हैं, है ना। अब उसमें अभी नए बजट में उन्होंने कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि उनका जो फोकस है, मुझे ऐसा लगता है कि जो फोकस है वो रेलवे से ज्यादा रोडवेज, हाईवेज तो इन पर है, इन पर ज्यादा पैसा खर्च कर रही है सरकार। भारत में जो रेलवे से उसका जितना एक्सपेंशन हो सकता था उतना हो चुका है। हाँ। अब आपको उसमें केवल प्रोडक्ट ही चेंज करना है, यानी नई रेलगाड़ियां, हाँ, फास्ट ट्रेन, स्लो ट्रेन के बजाय
फास्ट ट्रेन चलाना है, डेडिकेटेड आपके रेलवे नेटवर्क बन चुके हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है, तो उसमें कोई नया एक्सपेंशन होगा ऐसा नहीं लगता। अब उनको लगता है सेचुरेशन पॉइंट पर आ गया है रेलवे, इससे आगे बढ़ने की संभावना कम है, केवल अपग्रेडेशन उसमें होना बाकी है। बिल्कुल जी। अच्छा, एक बात सर, हमेशा जब बजट आता है तो महिलाओं की भी कुछ अपेक्षाएं रहती है। अपने तो वित्त मंत्री है, वो भी खुद महिला है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। महिलाओं के इस बजट में क्या आप देख रहे हैं? महिलाओं के लिए आप देखिए कि अगर परिवार के लिए सरकार ने किया, जब देखिए कि अगर पिछले 5 सालों में या पिछले मोदी गवर्नमेंट के 10 सालों में जो परिवर्तन उन्होंने महिलाओं के लिए किए, जैसे गैस की जो LPG गैस उनको दी है, मकान दिए और इलेक्ट्रिसिटी दी, शौचालय दिए जी, तो अब उसी चीज का एक्सटेंशन वो अगले 5 साल में करने वाले हैं। 3 करोड़ नए मकान से उसमें भी है कि महिला का नाम खत्म रहेगा। वो उसमें वास्तव में महिलाओं के लिए ही है वो योजना, वो महिलाओं के लिए ही मकान बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने बताया, और जो गैस सिलेंडर की भी अगर बात करें, वो भी सब महिलाओं के लिए ही है। बिल्कुल, हाँ, मतलब कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए भी ये जो बजट है उसमें कुछ ना कुछ दिया गया है। अच्छा, एक बात जो मतलब सीधी तौर पे हमें लग रही है कि जैसे ममता दीदी ने कहा कि उनको बिहार दिखा, उनको आंध्र दिखा, पश्चिम बंगाल भूल गए, क्या कहेंगे? इसकी कोई सीमा नहीं है। अब देखिए, भारत में देखा जाए तो करीब 30-31 राज्य हैं, दूसरी यूनियन टेरिटरीज हैं। हाँ। जहां तक बिहार और आंध्र प्रदेश का सवाल है, इन 2 राज्यों में से 2 नए राज्य बने थे। तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश में से जी, और बिहार में से बना था झारखंड। जब ये राज्य बने तो इन्होंने स्पेशल पैकेज की मांग की थी, क्योंकि इनका मानना था, इनका ये कहना था कि हमारे जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जहां से जनरेट होता था वो राज्य तो बन गए झारखंड या तेलंगाना। हाँ। तो बाकी हम 2 राज्य तो गरीब हो गए, हमारे पास इतना रेवेन्यू नहीं है, इसलिए हमको स्पेशल पैकेज दिया जाए, लेकिन स्पेशल स्टेटस दिया जाए। स्पेशल स्टेटस गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार उन्हीं राज्यों को मिलता है जो नॉर्थ ईस्ट में है, और जो जहाँ पॉपुलेशन कम है, इंडस्ट्रीज नहीं है। इन दोनों राज्यों में इंडस्ट्रीज काफी हैं। हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। दूसरा, जो हिली स्टेट्स है जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, जो बाद में उनको भी कुछ स्पेशल पैकेजेस दिए गए जी। अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने, क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, 2 दल हैं एनडीए जो सपोर्ट कर रहे हैं, एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, टीडीपी और जेडीयू। बिल्कुल, तो पॉलिटिकल सपोर्ट भी जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है, और स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी सरकार में तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। बिल्कुल। इन 2 राज्यों को जो पैकेज दिए हैं, जो स्पेशल वो बात हम दरकिनार नहीं कर सकते, और इनकी पुरानी डिमांड है। इन्होंने ऐसा नहीं कि ये अभी 2 महीने में डिसाइड किया, ऐसा नहीं है। इनकी पुरानी डिमांड है, और उनको भी स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है, स्पेशल एड दिया है। जी जी जी, हाँ, स्पेशल एड है, स्पेशल स्टेटस नहीं है, क्योंकि स्पेशल स्टेट के क्राइटेरिया में दोनों नहीं आते, दोनों राज्य नहीं आते। ठीक है। और सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत से देश के करोड़ों लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि कुछ समय पहले सरकार की ओर से भी ऐसे स्टेटमेंट आए थे, इसमें था कि अगर राज्य सहमत हो तो हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ला सकते हैं। इस बार काफी लोगों को अपेक्षा थी कि शायद ऐसा होगा, नहीं हो पाया। सरकार पे उस पे क्या असर, मतलब सरकार की इनकम पे क्या असर पड़ेगा? और जो आम आदमी चाहता था कि अगर ऐसा हुआ जीएसटी में तो करीब 20-30 रुपया पेट्रोल डीजल का में कटौती आएगी, क्या कहेंगे? हाँ, बात सही है, लेकिन अब सरकार अगर इतनी सारी योजनाएं चला रही है, नई नई योजनाएं बना रही है, युवाओं के लिए कर रही है, दूसरे सेक्टर्स में फार्मर्स के लिए कर रही है, तो इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? आपको अपने बजट में बैलेंस बना के रखना पड़ता है। ठीक है, अब मिडिल ईस्ट में जैसे सिचुएशन है, अगर वो बिगड़ती है तो भारत में पेट्रोलियम के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, है ना। हमने देखा है कि कितनी मुश्किल में आ गए थे भारत सरकार जब ये यूक्रेन का युद्ध, यूक्रेन वॉर की वजह से। हाँ, हाँ। तो आपको वो चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। अपने देश में जो राज्य सरकारें हैं, अगर वो अपने अपने राज्यों में पेट्रोल के दाम कम करती हैं, हाँ, अपना सेस वगैरह कम करके, तो इसमें भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं। कुछ राज्यों ने किया भी है,
अभी पिछले साल में। अच्छा सर, ऐसा कुछ मुमकिन है कि जहाँ पे बीजेपी की सरकार है स्टेट में, वो अगर राजी हो जाए कि हाँ हम जीएसटी में लाने को तैयार है और वहाँ पे केंद्र की ओर से तैयार है, लेकिन जहाँ पे कांग्रेस या अन्य जो पक्ष है वो शायद जीएसटी में नहीं आना चाहते, तो क्या केंद्र सरकार इसे लागू कर सकती है क्या, कि कुछ नियम है कि इतने स्टेट्स के या सभी स्टेट्स की ओर से मंजूरी होनी चाहिए? देखिए, उसमें जहाँ तक मुझे मालूम है जीएसटी काउंसिल में 2/3 ऑफ स्टेट उसमें एग्री सहमति होनी चाहिए। हाँ। अब अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कुछ राज्य मना कर देते हैं, हाँ। क्योंकि ऐसे कई राज्य हैं जो केंद्र सरकार की बातों को नहीं मानते, हाँ, किसी ने पॉलिटिकल रीजन से, इकोनॉमिक रीजन से मानते हैं ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो अगर वो नहीं मानते हैं तो ये उनकी इच्छा है कि उनके वो जीएसटी में नहीं आना चाहते, तो उनके राज्यों में पेट्रोलियम के दाम फ्लक्चुएट हो तो कब ज्यादा होते रहेंगे, ज्यादातर बढ़ेंगे ही, कम नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये कि उनके पास अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है, हाँ। तो जैसे उदाहरण के लिए कर्नाटक का देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस गवर्नमेंट में जब वो सत्ता में आई तो उन्होंने 5 गारंटी दी, और उनको पूरा करने में उनका सारा रेवेन्यू खत्म हो गया। अब वहाँ की सरकार के पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। वो अब ऐसी स्थिति दूसरे राज्य क्यों लाना चाहेंगे? सही है, सही। तो धीरे धीरे उन सबको मानना पड़ेगा कि केंद्र सरकार की योजनाएं खराब नहीं होती, उनको मानने से ही हमारा भला हो सकता है। दूसरे राज्यों को भी समझना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो। यानी दर्शकों हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये जो बजट है सभी लोगों को एक साथ लेके आगे बढ़ने वाला प्रयास किया गया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति है जिसकी अपनी राय होती है और उस तरह से उसका एनालिसिस होता है। हमने बजट और उसको समझा जाना, और जिस प्रकार से वीरेंद्र पंडित जी ने यह जानकारी दी, मुझे लगता है कि ये एनालिसिस से आपको भी काफी कुछ समझ में, क्योंकि बिल्कुल सरल भाषा में सर ने आपको समझाया है, तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो और यह जानकारी बिल्कुल ही पसंद आई होगी। वीरेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़े इसके लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ यह एपिसोड हम समाप्त करते हैं। दूसरे एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।